बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल में आज इस वक्त इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में सबसे बड़ा जो सियासी सवाल है वो सवाल ये है कि असम्बलियाँ कब तहलील होंगी और अगले आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे। इस सवाल के जवाब की तलाश के लिए सहाफ़ी सियासतदानों के पीछे भाग रहे हैं और सियासतदानों की जानिब से एक बात वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने गुज़िश्ता रोज़ गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से और उन्होंने बताया कि 8 अगस्त की तारीख उन्होंने दी है कि असम्बली तहलील कर दी जाए। इस सूरत हाल में अगर 8 अगस्त को असम्बली तहलील होती है तो इंतखाबात ने 90 रोज़ में होना है, लेकिन अगर 12 अगस्त को असम्बलियाँ अपनी मुद्दत मुकम्मल करते हुए ख़त्म होती हैं और तहलील हो जाती हैं तो फिर इंतखाबात ने 60 रोज़ में होना है। तो अब ये 60 और 90 रोज़ का जो मामला है उस पर बाद में बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी इस मामले पर कुछ गुफ्तगू की है, पहले वो सुनिए वो क्या की। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान कर। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की आज की गुफ्तगू से कबल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ अहम गुफ्तगू की थी, वो सुनिएगा। कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में ही उन्होंने की थी और उन्होंने एक इशारा दिया था, जो इशारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया कि इंतखाबात का ऐलान फिर इलेक्शन कमीशन करेगा। सुनिए राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं। नाजरीन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि असम्बलियों की तहलील 2 रोज़ कबल करनी है या अपने मुद्दत पे अपने वक्त पर करनी है, इसका इख्तियार तो मौजूदा हुकूमत के पास है, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात के ऐलान का इख्तियार ना तो इस हुकूमत के पास है ना ही निगरान हुकूमत के पास होगा। हालिया कानून साजी जो कौमी असम्बली में की गई है उसके बाद ये इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है और इंतखाबात की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। मुमकिन है इस वजह से सियासी लोग आइंदा आम इंतखाबात के लिए कोई महीना या तारीख नहीं दे रहे। आज इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के स्पोक्समैन भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी हैं मोहम्मद जुबैर साहब, वो हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जुबैर साहब, खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। सर, इलेक्शन के हवाले से और असम्बलियों की तहलील के हवाले से अभी भी इबहाम है या क्लैरिटी है आपकी नज़र में? मेरा ख्याल बिल्कुल क्लियर है ना शहबाज शरीफ साहब ने। एक तो ये सवाल आप इलेक्शन कमीशन भेजें, मेरा ख्याल है वो ज्यादा रेलेवेंट इदारा है ये बताने में कि जी इलेक्शन कब होंगे। उन्होंने डेट देनी है, आपने खुद अभी बताया कि जी वो कानून साजी जो हुई है उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने देनी है और हुकूमत के पास तो ये इख्तियार वैसे भी नहीं होना चाहिए कि कब इलेक्शन होंगे। वो तो अगली हुकूमत या जो भी दुनिया भर में कोई हुकूमतें तो नहीं डिसाइड करती। एक आइन में तरीकेकार दर्ज है और उसके हिसाब से वो 60 दिन या 90 दिन, वो बल्कि वो भी नहीं सही कह रहे, वो जो अभी आप सुना रहे थे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी नहीं वो तो बस 60 दिन और 90 दिन का लिखा हुआ है ना। 60 दिन का मतलब 60 दिन होते हैं, 90 दिन का मतलब 90 दिन होता है। ये नहीं होता कि जी वो लेकिन बहुत से मुखालफीन फिर जुबैर साहब ये भी कहते हैं कि 60 और 90 दिन का मामला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के मामले में भी बड़ा क्लियर था। वो फैसला तो आप लोगों ने फिर नहीं माना कॉन्स्टिट्यूशन का। नहीं, उसमें 2 चीजें थी मेरा ख्याल है। उसको जो मैसअप किया था ना, मैसअप किया था वो जुडिशरी ने किया था, सही, वो हमने मैसअप नहीं किया था। उनके पास अगर केस, हमने तो नहीं कहा था कि आपस में लड़ना शुरू कर दें जजेस और किसी का कोई फैसला आ रहा है किसी का कोई बेंच टूटने का, हमने तो नहीं कहा था। हमने तो किसी जज पर इस तरह से एतराज नहीं किया था। हमें तो एतराज ये था कि भाई वो टिपिकल बेंच नहीं होना चाहिए जो पिछले 4-5 साल में मुस्लिम लीग का कोई भी केस होता है उसके लिए होता है। तो 9 रुकनी बेंच बना, फिर 7 बन गया, फिर 5 बन गया, फिर 4 हो गया। तो पॉइंट ये है कि अगर वो एक वॉइस के साथ वो जो बेंच बना था वो कह देते तो फिर हमारे पास क्या। लेकिन जुबैर साहब, फिर ये सवाल भी तो उठता है ना कि 12 अगस्त से 15 सितंबर तक जुडिशरी तो वही है जिस पर आपके तहफ्फुज़ात हैं। नहीं, तो हमारे तहफ्फुज़ात हैं तो वो तो जुडिशरी के पास, मतलब पॉइंट ये है कि जब इलेक्शन कमीशन, मैंने तो शुरू में ही आपको सवाल तो आप इलेक्शन कमीशन के किसी स्पोक्स पर्सन से लेकिन पूछें। अच्छा, ये हम जरूर उनसे पूछेंगे, लेकिन एक चीज जो ये भी कही जाती है कि इलेक्शन कमीशन ने भी डेट को फाइनलाइज करना है स्टेक होल्डर्स से बात करके। स्टेक होल्डर्स फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नहीं, देखें बिल्कुल ये तो अपना जिम्मेदारी दूसरों पर डालने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन को देखें,
पाकिस्तान में क्यों केयर टेकर सेटअप आता है? केयर टेकर सेटअप पाकिस्तान में इसलिए आता है कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं है सही कि जी हुकूमत वक्त होगी, वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करेगी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, किसी बिल्कुल और ऐसा ही है, और इस वजह से वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। बावजूद इसके कि केयर टेकर सेटअप होता है, फिर भी नहीं एक्सेप्ट करते फ्री एंड फेयर, तो वो तो वैसे ही नहीं एक्सेप्ट करते। बांग्लादेश में भी एक ये पहले कॉन्सेप्ट था केयर टेकर सेटअप का, उन्होंने खत्म कर दिया। इंडिया में कौन सा भाई, तो उसका तरीकाकार क्या होता है? आपके ख्याल में हमें भी खत्म कर देना चाहिए? जी, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको मजीद ताकतवर बनाएं। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा तो वो फिर शिकायतें तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी कि जी ये इन्होंने रोड बनानी शुरू कर दी हुकूमत ने इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो देखें, इंडिया और बांग्लादेश की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की भी दे सकता था, लेकिन ये हमारे खित्ते में कंट्रीज हैं जो माहौल भी हमारे जैसा है, और तो वो कह सकते हैं। तो जब वो करते हैं और वो इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सेप्ट भी होते हैं, इंडिया में आज तक 1947 से लेके किसी ने शोर नहीं मचाया कि जी इलेक्शन में धांधली होगी। जुबैर साहब, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज इस वक्त सामने आ रही है, खासकर जो इलेक्शन इस्लाहात की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें हमें बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करती हुई नजर नहीं आ रही। एक सबसे अहम नुक्ता दीगर तमाम मामलात के साथ सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों ने कोई फैसला कर लिया है कि इंतखाबात से पहले -1 अगर नहीं होता तो पूरी पीटीआई को जो है ना बैन करके और उसके बाद इंतखाबात में जाएं? ये तो बज़ाहिर यही तासुर दे रहा है। नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी मुझे नहीं ऐसी कोई राय का या कोई डिस्कशन का पता कि जी ये पार्लियामेंट बैन कर देगी, लेकिन ना वो भी तो उसके बाद कोर्ट में ही जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। फैसला पार्लियामेंट 10,000 कानून बना दे, वो तो कल को कह दे कि जो भी हो, लेकिन किसी की ख्वाहिश भी हो सकता है और कोई समझ सकता है कि जी सही बैन होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करके कोई मसले का हल नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज आर बैक्ड बाय पीपल। सही। तो अगर लोग किसी के साथ हैं और उसके पार्टी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो वो अजीब सी बात है। कंट्रोवर्शियल सा इलेक्शन हो जाएगा। एक चीज नहीं, मैं तो बड़ा सिंपल है जी। देखिए, बात ये है कि May 9 का एक इवेंट हुआ था। May 9 को लोग इन्वॉल्व थे, वो जो देखे जा सकते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और फिर पीछे हम कहते हैं कि मास्टरमाइंड थे जिन्होंने प्लानिंग की। इस पर अगर शॉर्टली और प्रिसाइजली बता सकें, मियां नवाज शरीफ साहब या आपकी जमात क्या ओपिनियन रखती है? 9 मई के मामलात का ट्रायल ATC अदालत में होना चाहिए या आर्मी कोर्ट में? देखिए ना, आर्मी कोर्ट का मतलब ये नहीं है, एक तो एक गलत तासुर दिया जाता है कि आर्मी कोर्ट में होगा। हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त भी तो आर्मी कोर्ट सेटअप किए गए, बिल्कुल की गई, फिर उसकी एक्सटेंशन भी की गई थी। तो हम कैसे कह सकते हैं क्या आज नहीं होने चाहिए? इवन तहरीक इंसाफ के दौर में लोगों को सजाएं हुई आर्मी कोर्ट से सिविलियंस। बिल्कुल। अच्छा तो जुबैर साहब, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त हमारे पास सेगमेंट का कम होता जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी अगस्त में असेंबली की तहलील के फौरन बाद होगी, सितंबर में चेंज ऑफ गार्ड अगर सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है उसके बाद होगी, या फिर इंतखाबात से 40-45 रोज पहले होगी? यार ये सवाल, पता है, सवाल पूछना बंद कर दें, बिकॉज आपको पता है कि इसका जवाब ये बहुत बड़ी। सर आप तर्जुमान है उनके। नहीं तो बात ये स्टेटमेंट जो है ये आपको पता है जब भी होगा फैसला तो ये पूरे धूमधाम से होगा। तो ऐसे तो नहीं एक छोटे से इंटरव्यू में मैं कह दूंगा कि जी एक चैनल में बैठ के कि जी वो फलानी तारीख को आएंगे। इसके लिए हम वन-on-1 इंटरव्यू के लिए तैयार हैं जुबैर साहब? नहीं, 1-on-1 इंटरव्यू के लिए जरूर उसका तैयार कीजिएगा जब फैसला हो जाए, लेकिन फॉर नाउ अभी मुझे तो नहीं, कम से कम पता, और ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि वो कब आएंगे। अच्छा, ये अभी आप कह रहे क्लैरिटी नहीं है, और अगर आते हैं तो इंतखाबी मैदान में पार्लिमानी सियासत में मौजूद होंगे और चौथी बार वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, या फिर आपको लगता है कि अभी तक निटी-ग्रिटीज जो है अदालती मामलात की रहती है, मुमकिन है वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन को लीड करें, चौथी बार वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ना हो? नहीं, आपने कहा कि उम्मीदवार वो वजीर आजम होंगे चौथी दफा। Let me put it that way. He will be the Prime Minister of Pakistan after the general elections of 2023. चौथी दफा होंगे, जाहिर सी बात है। वो एक PMLN के जो हजारों करोड़ों चाहने वाले हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक अनफिनिश एजेंडा है जिसकी तकमील होनी है। अच्छा, वोट को इज्जत दो का बयानिया नहीं रहा, अब आपके एस्टैब्लिशमेंट से बड़े गुड्डी ताल्लुकात हैं, तो
तो बयानिया क्या होगा मियां साहब के पास, जिस बयानिए पे वो अवाम से वोट लेंगे और अपना जो तख्त लाहौर है उसकी दोबारा इक़्तिदार पे विराजमान होते हुए मरकज का रुख करेंगे? बयानिया क्या देंगे वोटर को? एक तो वोट को इज्जत तो बिल्कुल रहेगा। अभी आपने मेरे से पूछा मियां नवाज शरीफ का, तो वो मैंने जब कहा कि चौथी दफा वजीर आजम होंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट के जोर पर तो नहीं होंगे, अवाम की वोटों की ताकत से वजीर आजम बनेंगे। हमें इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। हमारे ताल्लुकात के मतलब हमारे ताल्लुकात अच्छी होने चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे होने चाहिए। अदालत के अच्छे होने का, अदालत के साथ भी बिल्कुल हर एक की, हमारा तो सबसे पहले हमने ये कहना शुरू किया था कि एक आइन है पाकिस्तान का, उस पर सब एग्री करते हैं, हाँ ये आइन है। या तो कोई ये कहे कि जी इसमें बाउंड्रीज जो लिखी हुई है वो सही नहीं है। तो जुबैर साहब, अगर क्लोजिंग से पहले आपसे ये पूछ सकूं, तो आप इस वक्त ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है जरदारी साहब के मफाहमत के फार्मूले पे PMLN भी इत्तफाक करती नजर आ रही है, सबके साथ मफाहमत के साथ आगे बढ़े। नहीं तो ये तोपें लेके तो नहीं आगे बढ़ने का कोई तस्वर पाकिस्तान में। सही बात ये है कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, और अच्छे ताल्लुकात होने का मतलब ये है कि एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी इदारा अपनी बाउंड्रीज की हदूद को पहचानता हो और उससे आगे ना निकले, तो किसी को किसी चीज पर एतराज नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 10 दफा हो सकता है और उसको रिजॉल्व करने का तरीकेकार भी है। ठीक है जी जुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, जुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान, उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि इस वक्त वो चाहते हैं कि मफाहमत की पॉलिसी को लेके आगे बढ़ें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं शुएब शाहीन साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे इंतखाबात के हवाले से वो क्या राय रखते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मोहम्मद जुबैर हमारे साथ थे, ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं, पहले हम उन्हें आइनी और कानूनी माहिर कहते थे लेकिन अब वो सियासी उमूर पर भी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं शुएब शाहीन साहब, आइनी और कानूनी उमूर पर वैसे ही उनकी बहुत दस्तरस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर। शुएब शाहीन साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुएब साहब, सबसे पहला सवाल, असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात शुएब शाहीन को कब होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब इतना प्रेशर हो गया है, इस गैर आइनी हुकूमतें दो सूबों में बिठा के और गैर आइनी हरकतें करके, आइन की मुअत्तली और पामाली करके और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली करके अब इनके लिए मुमकिन नहीं रहा कि मजीद इसको खींच सकें। इनको अपने वक्त पे बहरहाल ये डिज़ोल्व भी करेंगे यकीनन, मुझे मेरा जो आइडिया है, और ताकि आगे इनको 90 डेज मिल जाए। मेरा ख्याल है कि इसी साल इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। मैं इसको इसी तरह देखता हूं। सही, आप इसको इसी तरह देखते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में? यही सवाल मैंने मोहम्मद जुबैर साहब के सामने भी रखा था जब उन्होंने कहा कि आइन में बड़ा वाजे है 60 to 90 डेज। मैंने कहा जी आइन में तो फिर KP और पंजाब के लिए भी बड़ा वाजे था, आपने वो फैसला नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं जी वो अदालत ने मैसअप किया। आपको लगता है कि 60 या 90 डेज से मरकज़ या जो आम इंतखाबात हैं वफाक और तमाम सूबों के, मजीद आगे जाने की कोई खदशात आपको बहैसियत रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के मेंबर नज़र आते हैं? जो बात आपने पहले की वो तो बाय बुक है, बाय बुक जो चीज़ें क्लियर हैं वो क्लियर हैं, लेकिन पंजाब और KP के सिनेरियो के बाद अब क्वेश्चन मार्क्स तो मरकजी और आम इंतखाबात पर भी हैं। देखिए, इनकी पूरी ख्वाहिश थी और इनकी कोशिश भी थी, जिसमें PMLN और JUIF जो हमारी इंफॉर्मेशन है, तो इनकी कोशिश थी हम इसको एक्सटेंड कर सकें, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं। और स्पेशली आप देखें IMF का भी जो वफ्द आया, उन्होंने कहा कि 1 बिलियन देंगे, 1 बिलियन हम इंटरम सेटअप को देंगे और 1 बिलियन आने वाली हुकूमत को। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे मजबूरी ये इलेक्शन में जाएंगे। इनकी नीयत और इनका दिल नहीं है इलेक्शन में जाने का, क्योंकि किस मुंह से ये जाएंगे? गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग, इस तरह की सिचुएशन में इनका आवाम के सामने जाना, इनको खुद पता चल जाएगा कि किस अंदाज और किस तरीके इस कार के मुताबिक ये PTM की जमातें इनको फेस करती हैं। तो मेरा ख्याल है इनकी नीयत बिल्कुल नहीं थी। हाँ, अलबत्ता इनकी नीयत खराब अगर हो जाए तो देखें, बेआईनी काम करना हो, गैर आईनी काम करना हो, तो उसके लिए ये खुद कहते थे ना आज तक। लेकिन उस वक्त तो वो नहीं होंगे ना शुएब साहब, उस वक्त तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जो आलिया कानून साजी हुई है, अब इलेक्शन की डेट देना तो इनका काम नहीं है। ये असेंबली की तहलील की डेट दे सकते हैं 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात की इलेक्शन की डेट अब इलेक्शन कमीशन ने देनी है। पहले जहां प्रेसिडेंट का रोल था आलिया कानून साजी में, वो भी खत्म हो गया।
इंतखाबी इस्लाहात भी चल रही हैं, उस पर भी आपसे बात करूंगा। लेकिन अब तो मामला पॉलिटिकल लोगों से इलेक्शन कमीशन को शिफ्ट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जो भी डेट देता है, पीटीआई उससे इत्तफाक करेगी? आपका ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है? इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि हमें नफरी दे दें, फंड्स दे दें, हम अगले दिन इलेक्शन करा देंगे। आप उसके बाद चले गए कि आप हमें ये सारी फैसिलिटीज दे भी दें, तब भी हमने इलेक्शन नहीं कराना। इलेक्शन कराएंगे उस वक्त जिस वक्त पीडीएम की जमातें और रावलपिंडी और इलेक्शन कमीशन ये सारे वन पेज पे हैं। आपको सब वन पेज पे नजर आते हैं किसी मामले पर? नहीं, क्या कह रहे हैं, मुझे सवाल नहीं समझ आया। मैंने कहा, आपने कहा जब आपने जो बात की कि रावलपिंडी इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की जमातें एक पेज पर होंगी, तो किसी एक नुक्ते पर आपको ये सब वन पेज पे नजर आते हैं? देखिए, मुझे तो इस एक नुक्ते पे और कई नुक्तों पे वन पेज पे फॉर द टाइम बीइंग नजर आ रहे हैं। इसलिए कि इनका टारगेट सिर्फ एक ही है इन सब का, कि हम किसी तरीके से पीटीआई को और चेयरमैन पीटीआई को हम साइडलाइन करने में कामयाब हो जाएं, फिर हम आपस की लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। पहला असर तो ये इनके सामने जवाब देगी। दूसरा ये है कि अब इनके पास ऑप्शन नहीं है कि इस इलेक्शन का इल्तवा, नीयत इनकी अभी भी है, लेकिन अगर फर्ज करो इलेक्शन कमीशन कल ये फैसला करता है कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं है, फौज को बॉर्डर पे जरूरत है, फंड्स भी पूरी तरह नहीं मिले, कोई फ्लड आ जाते हैं, फ्लड आ गए हैं, और 90 दिन का ये खुद ये कहते थे कि 90 दिन लिखा हुआ है आइन में, और अगर आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं होता तो आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और अगर यही प्ली लेकर के इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को आगे कर देता है तो मैं आप क्या कर सकते हैं? सही। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? और अदालतें क्या कर सकती हैं शोएब साहब? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अदालतों ने तो पहले फैसले करके देख लिए ना, उनका वजन भी देख लिया, रावलपिंडी वालों ने भी देख लिया, इलेक्शन कमीशन ने भी देख लिया, और पब्लिक और कौम और अवाम ने भी देख लिया। अच्छा शोएब साहब, एक चीज जो सबसे अहम इस वक्त जारी है वो इंतखाबी इस्लाहात हैं। बज़ाहिर हमें ये नजर आता है, उसकी जो इब्तदाई 1-2 मीटिंग्स हुई हैं उसमें अली जफर साहब ने शिरकत नहीं की, जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस इस्लाहाती कमेटी के रुकन है, वो शिरकत नहीं कर रहे। हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टी पे जो पाबंदी का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट से लेके पार्लिमान को देने की तजवीज़ दी है। इस पहली जो है तरमीम को आप कैसे देखते हैं? और फिर इस्लाहात जो हो रही हैं, क्या आप लोग गैर हाजिरी में जो भी आपकी इस्लाहात होंगी उनको तस्लीम कर लेंगे अगले इलेक्शन के लिए? पहली बात तो ये है कि ये इस्लाहात के लिए नहीं बैठे, ये फसादात के लिए बैठे हैं। ये इलेक्शन की इस्लाह के लिए नहीं, फसाद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि किस तरीके से हम इलेक्शन चोरी कर सकें, किस तरीके से हम धांधली कर सकें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इनका मतमा नजर और मकसद ही नहीं है। और इन्होंने किसी जगह, देखिए, लीडरशिप को इनवाइट करना पड़ता है, इन्होंने किसी जगह लीडरशिप को इनवाइट नहीं किया। मैंने आज कंफर्म भी किया है। लेकिन बाइकाट उस कमेटी का तो आपकी अपनी जमात ने किया। अली जफर साहब वहां मेंबर हैं, नोटिफाइड मेंबर हैं। नहीं, अली जफर साहब, देखें, अली जफर साहब के साथ मेरा राब्ता डायरेक्ट नहीं हुआ। अली जफर साहब को ये नॉमिनेट नहीं कर सकते, नॉमिनेशन करने का अख्तियार है चेयरमैन पीटीआई को या लीडरशिप को। ये उनको इनविटेशन दें, वो अपना ऑथराइज्ड पर्सन नॉमिनेट करें। मेरा ख्याल है ये कौमी असेंबली या सेनेट से नॉमिनेशंस हुई हैं, तो चीफ वेब से आपके पूछा गया होगा, या जो पार्लिमानी लीडर रहे हैं सेनेट में उनसे पूछा गया होगा, क्योंकि अली जफर साहब सेनेट के मेंबर हैं। मुझे नहीं पता कि देखें सेनेट के मेंबर के तौर पर उनको इन्होंने इनविटेशन दी या नहीं दी। मेरा ख्याल है कि शायद वो मुल्क में भी नहीं है। अच्छा, तो जो शख्स मुल्क में नहीं है उसकी अदम मौजूदगी में आप मीटिंग करेंगे। तो शोएब साहब, ऐसी जब आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन इस्लाहात पे जिन्हें आप फसादात से तशबीह दे रहे हैं, तो आइंदा आम इंतखाबात आपका भी मुतालबा है होने चाहिए, और अगर इन्हीं इस्लाहात के तहत होते हैं तो उसके नताइज को आप लोग तस्लीम करेंगे? क्या वो जो पॉलिटिकल टर्मोइल इस वक्त मुल्क में है वो कम हो सकेगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसलिए फसादात की बात कर रहा हूँ, ये इस्लाह की बजाय फसाद की बात कर रहा हूँ, कि आप एक पार्टी को आप साइड कॉर्नर करने के लिए जो पोल रिगिंग है उसको तो पहले आप खत्म करें। लोगों को आप घरों से उठा रहे हैं, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल कर रहे हैं। और जिस पार्टी, देखें, आइन में लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन दे के सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। आइन में तरमीम आप एक सिंपल कानून साजी के जरिए करना चाहते हैं, तो ये इस्लाह है या फसादात है? सही। आपने फैसिलिटेट करना है सियासी जमातों को इलेक्शन प्रोसेस के लिए, या आपने पाबंदियां लगवाने के लिए? शोएब साहब, जब एक चीज गिरफ्तारियों पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस्लाहात पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन के जो है ना कंडक्ट पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसी सूरत हाल में आप इंतखाबात का बाइकाट का ऑप्शन ले सकते हैं,
या नहीं आप इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे और फिर उसके बाद उनके नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर देंगे? पहली बात तो यह है कि ये तो वक्त बताएगा, उस वक्त फैसला करेंगे कि जिस वक्त इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि ये बेआईन मुल्क ज्यादा देर के लिए नहीं रख सकते, ये गैर कानूनी और कानून की पामाली ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकेंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दें, सब पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेशन का मौका दें, ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौका मिले उनको और वो फैसिलिटेट हों और इलेक्शन के प्रोसेस में जाएं। इसलिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो बेयकीनी की कैफियत खत्म नहीं होगी, और बेयकीनी की ये रहेगी तो इलेक्शन अगर मुतनाज़ा होगा तो उसका नुकसान मुल्क को होगा, हमारी मईशत को होगा, हमारे मुल्क के इदारों को होगा। मेरा ख्याल है कि ये हमारे मुख्तदर तबकों को और इदारों को सबके सोचने की बात है शोएब साहब। लेकिन एक चीज जो सबसे अहम है, इंतखाबात की जो भी तारीख इलेक्शन कमीशन देती है, इन केस कोई भी इमरजेंसी होती है, जैसे आपने कहा या मैंने आपसे कहा कि मानसून सर पर है, कोई फ्लड होता है या कोई बॉर्डर की सिचुएशन या सिक्योरिटी सिचुएशन आगे पीछे होती है और इंतखाबात 90 डेज से आगे जाते हैं, तो आप बतौर आईनी और कानूनी माहिर और बतौर कोर कमेटी मेंबर पीटीआई क्या रिएक्शन होगा आपका, आपकी जमात का? मैं तो अपनी पार्टी को यही तजवीज़ दूंगा कि फौरी तौर पर फिर कोर्ट में जाएं और ये गैर आईनी इक़दामात को बहरहाल चैलेंज करें। तारीख फैसला करेगी कि कौन इलेक्शन से भागने की किसने कोशिश की और किसने इलेक्शन के लिए एफर्ट्स की। अब इलेक्शन मांगने पे इतने बड़े मुजरिम अगर बना दिए गए और इलेक्शन मांगने पे कितने गैर आईनी इक़दामात उठाने इनको पड़ गए, तो बात यह है कि हम तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क को गैर आईनी तरीके से चला जाए। इसलिए कि आप फिर अदालतों के पास जाएंगे जहां से आपको खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का इलेक्शन नहीं मिल सका। शोएब शाहीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी जमात की अपनी आईनी और कानूनी इनपुट इलेक्शन और असम्बलियों की तहलील के हवाले से हमारे सामने रखी। शोएब शाहीन साहब से हमने बात की। नाजरीन, शोएब शाहीन साहब से गुफ्तगू करने के बाद PMLN और PTI का स्टांस आपके सामने आ चुका है। अब बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार PJ मीर साहब होंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ, और देखते हैं कि PJ मीर साहब इस सारी सूरत हाल को और आइंदा आने वाले इंतखाबात को कैसे देखते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो PJ मीर साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम जरा पॉलिटिकल ओपिनियन इंतखाबात और असम्बलियों की तहलील के हवाले से ले रहे थे। अब हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार PJ मीर साहब। PJ साहब, आपके ख्याल में इंतखाबात का मामला और असम्बलियों की तहलील का कुछ इबाम दूर हुआ है या अब भी बरकरार है? देखें जी, अगर तो आप इलेक्शन नहीं कराएंगे और इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगे, आपको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो एक तासुर ऐसा पड़ जाएगा कि हमें आर्मी रन कर रही है, आर्मी का इसमें कोई हाथ नहीं है, आर्मी बिल्कुल आउट है। अब इनको, इस गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के वकार को ऊपर रखे और बताए कि हम एक जमहूरी मुल्क और जमहूर की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह जरूर होंगे, लेकिन कई फोर्सेस ऐसे भी हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि 1 साल आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये शायद लागू ना कर दें। लेकिन वो जो अगर कर देंगे वो कानूनी तौर पे करेंगे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। लेकिन मेरी नजर के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि जो भी नया आता है या ये आते हैं या कोई और आता है, क्या हमारा एक यू टर्न हो जाएगा, इकोनॉमिक यू टर्न? क्या हमने ये जो एक तो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टेलीविजन पे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ऐसा तो लफ्ज इट मींस नथिंग। आप बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने किए, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म। PJ साहब, लेकिन आपकी एक बात से जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीका मौजूद है 1 साल मुद्दत बढ़ाने का, वो तो पार्लियामान की मुद्दत बढ़ाने का है, और उस पर हमें हुकूमती जमातें नजर आती हैं कि वो तैयार नहीं है। वो चाहती हैं कि असम्बलियां सिर्फ 2 दिन पहले तहलील कर दें ताकि 90 रोज का टाइम मिल जाए, लेकिन उसके बाद अगर इंतखाबात नहीं होते तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है ये हमारा मामला नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का है। तो असम्बलियों की तहलील के बाद PJ मीर को अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात नजर आ रहे हैं या फिर मार्च 2024 तक उन्हें इंतखाबात नजर नहीं आते? इस वक्त 2 थेरीज हैं। नंबर 1, ये पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन हो जाए और इनकी जान छूट जाए, क्योंकि अगर किसी को सियासी तौर पे अगर कोई नुकसान या कोई सेटबैक मिलेगा वो PMLN को मिलेगा। पीपल्स पार्टी टाइम पे उसके पास कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं है। जहां भी डिबेट होगी या होती है वो कहेंगे जी मेन सीट
तो ये बैठे थे और इन पे तनकीद आपने शुरू कर दी है। आपने चीफ मिनिस्टर अली शाह की स्टेटमेंट सुन ली, बात क्या आया, तनकीद पे आ गई और फिर आपकी बहसबाजी शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ पीजे साहब एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, इंतखाबी इस्लाहात की भी बातचीत चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे हमें बाहर नजर आती है, बाइकआउट किया हुआ है, नाराज है, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात अगर हो रही हैं उसमें एक सबसे अहम जो तजवीज़ है सियासी जमात पे जो पाबंदी का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लिमान को दिया जाए। पीजे मीर देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पार्लिमान के जरिए कोई पाबंदी लग सकती है और बाद में अदालत में वो मामला जाए? नहीं लगनी चाहिए। अगर तो आप जमहूरियत चाहते हैं, सही, नहीं लगनी, किसी पे नहीं लगनी चाहिए। सही। नून बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है, पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त से गुजरी है, आज ये पीटीआई गुजर रही है। द थिंग इज, मेरा एक चीज में बड़ा क्लियर स्टैंड है कि ये जो हमने 9 मई को जो देखा है, बिल्कुल ये शरपसंद अनासर आते हैं, हर जलसे जुलूसों में आते हैं और ये उस पार्टी का नाम खराब करते। लेकिन हुकूमत और इदारे पीछे सब ये भी तो कहते हैं कि उनके पास जो है जिन्होंने सबको डिजाइन किया, जिन्होंने माहौल बनाया, उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। तो बता देना, फिर ये भी बता दें मुझे कि नवाज शरीफ को किसने निकाला, ये भी बता दें कि 11 साल आसिफ जरदारी को बंद किसने किया, उसका तो प्रूफ कोई देते नहीं है। आप कहते हैं ये दोनों लॉन्डर्स हैं, अब तो आपके पास वो प्रूफ है नहीं है, इनको आप पकड़ रहे फंडिंग और ये यार तुम केस को रिजॉल्व कर नहीं सकते हो, क्या बातें कर रहे हो? बेनजीर के मर्डर को रिजॉल्व किया अभी तक कोई बात नहीं हुई। भुट्टो का जुडिशियल मर्डर अभी तक क्वेश्चन मार्क है, अभी तक क्वेश्चन मार्क है। और ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज आपने एक पार्टी को टारगेट कर दिया हुआ है, तो अब आप क्या कह रहे हैं कि उसके पीछे लग जाए। देखें, आप 6 साल के बाद हामिद खान कहता है नवाज शरीफ से ज्यादती हुई है, सही, दूसरे उठ के तो आपके ख्याल में पीजे साहब जो बात हामिद खान कर रहे हैं, अगर ये बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन करें और पॉलिटिकल लोगों के साथ आके डायलॉग पे बैठें, चाहे वो आपने कहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, चाहे वो इलेक्शन इस्लाहात हो, तो आपको नहीं लगता कि वो बेहतर रास्ता होगा मुल्क को क्राइसिस से निकालने का? बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, इनको चाहिए कि इन्होंने तो कहा है बात करो, मुझे लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि बात मैंने आर्मी चीफ से करनी है, सियासतदानों से नहीं करनी। पीजे साहब, नहीं, आर्मी चीफ से क्यों करनी है? क्यों? आर्मी चीफ क्या आपका प्राइम मिनिस्टर है? ये तो इमरान खान साहब कह रहे हैं सर। आपने बात करनी ही पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है। अगर आपने नहीं करनी है तो फिर आप फौज को क्यों घसीट के वापस पॉलिटिकल फील्ड में लेके आ रहे हो? सही। देखो आप अपने एक ये डायकोटमी है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? क्या आप उनसे बात करेंगे कि आप पावर में आएंगे? और भाई अगर आपने पावर में आना है, इलेक्शन में आए, जीत गए तो आ जाओ, नहीं आए तो एक्सेप्ट करो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इलेक्शन भी हुए होंगे, इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, याद रखना। कंट्रोवर्शियल तरीन कहते हैं कि इंतखाबात हो सकते हैं। पीजे साहब, आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल। आपने ट्रेलर देख लिया कराची में जो हुआ है नाज़िम के इलेक्शंस पर, आपने देख लिया ट्रेलर। हम तो बड़ी रिफॉर्म्स की और इलेक्शन रिफॉर्म्स एंड ऑल उसकी बात कर रहे हैं, वो एक छोटा सा इलेक्शन हुआ है नाज़िम का, तो आप देख लें किस किस्म की तब्दीलियां नजर आएंगी। पीजे मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात और सियासी जमातों के जो रवैये हैं उन पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, पीजे मीर साहब के साथ हम बात कर रहे थे सियासी जमातों का जो रवैये हैं, खासकर इंतखाबात के हवाले से। उसके साथ साथ एक अहम खबर, आज बलूचिस्तान के ज़िला जोब में दहशतगर्दों की जानिब से जो है FC कैंप और जो जोब कैंटोनमेंट है उस पर हमला किया गया। इब्तदाई तौर पर अलसुब होने वाले इस हमले में तकरीबन 5 हमलावरों ने जोब कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी रिटालिएट किया गया और इसमें 3 जवान इब्तदाई तौर पे शहीद हुए। तकरीबन 3 से 4 जो के सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी और FC के वहाँ डिप्लॉयड थे, उन्होंने अपनी जानें देकर 3 हमलावरों को मौके पर मारा। 2 हमलावर अंदर दाखिल होने में किसी हद तक कामयाब हुए, जिनके खिलाफ फिर क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और अभी तक की मालूमात के मुताबिक जोब में जो क्लियरेंस ऑपरेशन था उसमें 5 हमलावर मारे गए। तकरीबन 4 जवान हमारे फौज के शहीद हुए और 5 के करीब शदीद ज़ख्मी हुए इस सारे जो सिक्योरिटी ऑपरेशन था इसमें। लेकिन बहुत अहम बात है, जोब समेत शेरानी गुज़िश्ता 10 रोज़ में बलूचिस्तान में ये दूसरा बड़ा हमला है दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर। और ये सारे हमले उस वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए SIFC का प्रोजेक्ट लाया गया, इसके अलावा ग्रीन इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें लिंक होती हैं जब भी पाकिस्तान में
माशी एक्टिविटी के लिए कोशिश का आगाज़ होता है, दूसरी जानिब से सरहद पार से दहशतगर्दों की जानिब से हमले बढ़ते हैं। और सरहद पार की जब हम बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान में जो असला अमेरिका छोड़ कर गया है वो हमें नज़र आता है कि हमलों में जो दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है। बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे भी इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, और बलूचिस्तान में जो तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लेवीज़ और पुलिस समेत FC, इनकी भी इस्तेदाद कार को बढ़ाने की ज़रूरत है। और आने वाले दिन मुश्किलात के हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो अहम फैसले लेने जा रहा है दुश्मन उन्हें कबूल नहीं कर सकता। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।